उधर से मायूस होकर मैं दोबारा से उसकी शलवार को बांधा और फिर शब्बी की तरफ देखते हुए रसाले में देखे हुए हबशियों के बारे में सोचने लगी। और जैसे ही मेरे जहन में कालू के बड़े बड़े का तस्वुर आया, मैं एक बार फिर गर्म होने लगी और जो कैफियत शब्बी को देखकर हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी। और फिर अचानक मेरे जहन में ये ख्याल आया कि काश शब्बी की जगह कोई बड़े मर्द वाला का होता। तो ये ख्याल आते ही मेरे जिस्म के ज़ेरे हिस्से में दो टांगों के संगम पर बनी पानी आना शुरू हो गया और मैं दोबारा से अपनी फार्म में आ गई। उधर मेरी में पानी आते ही मुझ पर मज़ीद गर्मी चढ़ गई और चनाचा इसी गर्मी के तहत मैंने एक नज़र कमरे में दौड़ाई और फिर शब्बी की तरफ देखकर मैंने उसे दोबारा से अपनी बाहों में ले लिया और फिर इसको अपने साथ चिमटाकर मैंने अपनी दोनों टांगों को थोड़ा सा और खोला और शब्बी की नोकदार चीज़ को अपनी दोनों टांगों के बीच में कर लिया। मुझ पर मस्ती की एक अजीब सी लहर सवार हो जाती। कुछ देर तक मैं ऐसा करती रही। ये देखकर मैंने इस नोकदार चीज़ को अपनी टांगों के बीच से हटाया और थोड़ा एक तरफ होकर बैठ गई। शब्बी के साथ अपने जिस्म को टच करने और खसूसन उसकी नोकदार चीज़ की मेरे दाने पर रगड़ने से मुझे काफ़ी सुकून मिला था, लेकिन मेरे अंदर लगी हुई आग अभी ठंडी हुई थी। इसलिए मैं अलहदा होकर दोबारा से उसकी शलवार में उठी हुई नोकदार चीज़ की तरफ देख रही थी, जबकि दूसरी तरफ शब्बी खड़े किए उसका ऐसे ही बेसुध सो रहा था। इस बात पर मैं थोड़ा हैरान भी हुई। फिर याद आया कि शब्बी हमेशा ही घोड़े बेचकर गहरी नींद सोया करता था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तसल्ली के लिए उसे खिलाया जलाकर टटोला तो वाकई उसे सोते पाया। चनाचा उस तरफ से मुतमईन होकर पहले तो मैंने अपनी कमीज़ को थोड़ा ऊपर किया और फिर शब्बी की तरफ देखते हुए मैंने अपने जज्बात से कांपते हाथों से उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ाया और फिर उसके हाथ को बड़ी आस्की से अपनी छातियों पर रख दिया। ऐसे करते हुए मुझे बड़ी लज्जत मिली और फिर उसका हाथ घुमाते हुए मुझे उस काम में इतना मज़ा मिला, इसलिए कुछ देर तक मैं उसके हाथ को अपनी छातियों पर घुमाती रही। फिर उसके थोड़ी देर बाद मैं अपनी चारपाई से थोड़ा ऊपर उठी और शब्बी की तरफ देखा और उसकी तरफ से कोई रद्द अमल ना पाकर मैं फिर से चारपाई पर लेट गई और खुद ब खुद मेरे हाथ अपनी शलवार के नाले की तरफ बढ़ गए। खारचंद के कमरे में मेरे और शब्बी के अलावा कोई भी नहीं था, फिर भी मेरी बड़ी एहतियात बरत रही थी। कोई भी हरकत करने से पहले मैं आसपास के माहौल को अच्छी तरह चेक कर लेती थी। चनाचा अपनी शलवार का नाला खोलने से पहले मैंने एक बार फिर इधर उधर देखा। उस वक्त मेरा पूरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था और बार बार मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था कि बस करूं कि ऐसा ना हो कि शब्बी उठ जाए या खुदा न खास्ता घर का कोई फर्द खिड़की से न देख ले। इसी खौफ और अनजान अंदेशों या शहवत के बायस मेरा सारा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन चूँकि उस वक्त मेरे सर पर शहवत सवार थी, इसलिए मैं अनजाने खौफ और अंदेशों के होते हुए भी अपनी शलवार का नाला खोल रही थी। फिर मैंने बड़ी एहतियात और इधर उधर और शब्बी की तरफ देखते हुए अपनी शलवार का नाला खोला और फिर शलवार को अपने घुटनों तक सरका दिया। शलवार नीची करने के बाद मैं एक बार फिर ऊपर उठी और अपनी को देखने लगी, लेकिन रात और फिर ऊपर से उस पर भारी तादाद में बालों की होने की वजह से मैं अपनी को अच्छी तरह से न देख सकी। इसलिए मैंने इधर उधर देखते हुए अपना एक हाथ अपनी पर रखा। उफ, मेरी पानी उसके लबों तक आया हुआ था तो वो गहरी नींद सोया हुआ था। चाचा फिर से मैं चारपाई पर लेट गई और एक बार फिर शब्बी का हाथ में अपना हाथ पकड़ा लिया और फिर बड़ी आसगी के साथ उसे अपनी पर ले आई और फिर उसकी हथेली को अपने दाने पर एडजस्ट किया और बड़ी नरमी से उसे अपने दाने पर मसलने लगी। मेरे दाने पर शब्बी का हाथ लगते ही मैं मज़े की अनोखी दुनिया में पहुंच गई और फिर जोश के मारे मैं उसका हाथ अपने दाने पर रखने लगी। खुद ही ऊपर नीचे होने लगी। शब्बी के हाथ में पता नहीं क्या जादू था कि कुछ ही देर बाद मेरे जिस्म में मखसूस ही से किस्म की अकड़न पैदा हो गई और अपने मुंह को सख्ती के साथ बंद करने के बावजूद भी सरगोशियों की सूरत में मेरे मुंह से मस्ती भरी आवाज़ें निकलने लगी। ऐसी आवाज़ें जो पानी निकलते वक्त निकला करती थीं और फिर थोड़ी ही देर बाद मेरे के अंदर से ढेर सारा पानी बरामद होना शुरू हो गया और उस पानी के निकलते ही मैं ठंड पड़ना शुरू हो गई। चाचा जब मेरी से सारा पानी बह बह कर चारपाई की चादर में जज़ब हो गया तो मैं निडाल सी हो गई और मैंने शब्बी का हाथ वापस अपनी जगह पर रखा
और एक बार फिर चारपाई से उठकर इधर उधर देखा और सब अमन शांति देखकर मुतमिन हो गई और फिर थकावट की वजह से अपने को साफ किए बगैर ही शलवार बांधी और बिस्तर पर गिर गई। उस वक्त थकन के मारे मेरा काफ़ी बुरा हाल था। चनाचा बिस्तर पर लेटते ही मैंने शब्बी की कमर की और करवट बदल कर सो गई। लेकिन अगले दिन मामूल के मुताबिक उठी और फिर शब्बी को भी उठा दिया। उठते ही हस्बे मामूल वो छींक करने वाशरूम चला गया। उसके बाहर निकलते ही मैंने जल्दी से बिस्तर की चादर को तब्दील किया और फिर स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आ गई। फिर नाश्ता करते हुए बड़े गौर से शब्बी को नोट करने लगी। मकसद सिर्फ ये था कि उस पर रात वाले वाक़ये का कोई असर था कि नहीं, लेकिन ज़ाहिर इस पर रात वाली वारदात का कोई ख़ास असर दिखाई नहीं दे रहा था। सारा काम मामूल के मुताबिक पाकर मैं दिल ही दिल में बड़ी खुश हुई और उसके बाद मैं भी नाश्ता करके स्कूल जाने के लिए रवाना हो गई। अपनी रात वाली वारदात मैं फूले नहीं समा रही थी। मेरी ये हालत मेरी बेस्ट फ्रेंड आशी ने भी नोट कर ली और रास्ते में मुझसे पूछने लगी कि क्या बात है सब्बो, आज तुम बड़ी ज़रूरत से ज़्यादा खुश नज़र आ रही हो। तो मैंने थोड़े सोचने के बाद उसको रात वाली सारी वारदात सुना दी, जिसे सुनकर वो बड़ी हैरान हुई और कहने लगी छोटे भाई को तो बख्श देती। और फिर उसके बाद उसने क्रेत क्रेत कर मुझसे रात के वाक़े के बारे में सवालात करने शुरू कर दिए, जो मैंने थोड़े मिर्च मसाला लगाकर उसको सुना दिए, जिसे सुनकर उसका चेहरा सुर्ख हो गया और फिर उसने बड़ी शोही से मेरी तरफ देखा और कहने लगी शिब्बी का क्यों नहीं लिया। तो मैंने उसे सच बताते हुए कहा दिल किया था, लेकिन उसकी बहुत छोटी है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी क्या साइज़ था उसका। तो मैंने अपनी दरमियानी उंगली दिखाते हुए बोली कि ये साइज़ था। शब्बी ने बड़े गौर से मेरी दरमियानी उंगली की तरफ देखा और फिर कहने लगी और मोटाई कितनी थी। तो मैंने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा कि मेरी इस उंगली जितनी ही मोटी भी थी। यह सुनकर उसने एक ठंडी सांस भरी और कहने लगी तब तो वाकई ही तुम्हारे लिए उसकी बहुत छोटी थी। फिर एकदम उसने मुझे गाली दी और कहने लगी इस छोटे से बच्चे की इतनी ही होगी। तो मैंने उसकी तरफ देखकर दांत निकालते हुए कहा बेशक इतनी ही होगी, पर तू तो जानती है मैंने इस छोटी सी से क्या करना था, जो कि मेरा इस छोटी सी से गुजारा नहीं होना था। इसलिए मैंने शब्बी से दूसरे तरीके से सूख लिया, क्योंकि तुम तो जानती हो मुझसे शब्बी से नहीं अपनी ठंडी करने से गर्ज थी। इसलिए मैंने अपनी को हर मुमकिन तरीके से ठंडा करने की कोशिश की है और इस कोशिश में मैं बहुत हद तक कामयाब रही हूँ। तब आशी ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी अच्छा ये बता अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है। तो मैंने भी उसकी तरफ देखते हुए आंख मारी और कहने लगी कि शाम सवेरे हुन मौजा ही मौजा। स्कूल पहुंची तो जरीना ने मुझे बताया कि आज मेरे लिए एक दूसरा रसाला लाई है और फिर उसने वो रसाला मेरे हवाले कर दिया। यह रसाला भी पहले की तरह सिर्फ तस्वीरों से भरा हुआ था। पहले रसाले की निस्बत इसमें फ़र्क ये था कि इसमें गोरियों के साथ हबशियों के बरअक्स गोरों की तस्वीरें थीं। हबशियों की तरह उन गोरों के भी बड़े बड़े थे। मैंने और आशी ने यह रसाला पहले तफरीह फिर हाली फ्लैट में देखा और इस रसाले को देखकर मुझसे ज़्यादा आशी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी। इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।